गुड इवनिंग गाइस। तो सेकेंड पार्ट आपको मॉलिक्यूलर का मिल गया होगा, कल थर्ड पार्ट मिल जाएगा। आज ही आपको मिल जाएगा रात में लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही शानदार 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको टेस्ट में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो ये न्यू एनसीईआरटी से मत पढ़िएगा इसको, क्योंकि देखिए मैंने सिलेबस खोल के रखा है यहाँ पे। ये व्हाट इज लिविंग, ये जो टॉपिक है बाबू, ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए लिखा है मैंने, ओल्ड एनसीईआरटी में है, न्यू में नहीं है, याद रखेंगे इसको। तो न्यू में सीधे सीधे कहां से दे दिया है, ठीक है ना। इसके इस पूरा ये 2 पेज जो है, जो ग्रोथ वाला पूरा है ना कि डिफाइनिंग फीचर लिविंग का क्या है, ये सब काट दिया है। तो 2-2.5 पेज काट दिया है, जबकि वो सिलेबस में है। और मैं नहीं कह रहा हूँ एनटीए जो आपका, देखिए यहाँ से जो सिलेबस रिलीज हुआ है वहां आपको साफ साफ लिखा हुआ व्हाट इज लिविंग है सिलेबस में। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, कम से कम 6-7 क्वेश्चन कल के आपके परसों आपके टेस्ट में मिलेंगे यहाँ से। इसीलिए मैं 2 दिन पहले वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ इसका, और ग्रुप में मैं मैसेज करवा दूंगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, यहां तक है। कटा क्या है मैं बता देता हूं आपको। जो टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला टॉपिक है, लास्ट में जो 2 पेजेस है वो कटा है। तो जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो कट गया है। तो बस वही, बस मैंने वहां से कोई क्वेश्चन नहीं दिया है जिसमें हर्बेरियम वगैरह, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, ये सब है, मैंने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं दिया वहां से। तो आपको क्वेश्चन कहां तक मिलेंगे, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर तक। तो मैं आपको ये बात बता दिया, आपको पढ़ना है किससे, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़िएगा, और जहां से टैक्सोनॉमिकल एड लिखा हुआ है वहां से मत पढ़िएगा, बस सिंपल सी बात है। पहले ही बता दिया, 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन आपको क्वेश्चन हो भी जाते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करना पढ़ना जरूरी होता है। चलिए मैं आपको उतना ही बताऊंगा जो क्वेश्चन आने वाले हैं नीट में और टेस्ट में। तो लिविंग वर्ल्ड, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस से सीधे, क्या जरूरत है फालतू का पढ़ने का। व्हाट इज लिविंग? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organism, ठीक है। मतलब कि जब हम ये खोजने की कोशिश करते हैं कि लिविंग क्या है, तो एक्चुअल में हम देख पा हम ये मन में सोचते हैं कि कोई अगर लिविंग बॉडी है तो क्या क्या उसके कैरेक्टर है जिससे हम कह सकते हैं वो नॉन लिविंग से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism, ठीक है। तो कोई अगर बढ़ रहा है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है ना, वो कोई अगर कोई अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए उससे मींस उसको रिप्लाई कर रहा है, सेंस शो कर रहा है, तो ये सब हमारे मन में आता है कि हाँ ये सब किसके अंदर है, तो वो लिविंग है, नहीं तो लिविंग नहीं है, ठीक है। वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। अब ये मत समझना कि ये सारे डिफाइन फीचर हैं, याद रखना किसी भी लिविंग के लिए डिफाइनिंग फीचर ये सब नहीं है, ये सब बस एक फीचर्स है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक एकदम अलग चीज है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, तो याद रखेंगे। सबसे पहला जो आपको आ रहा है डिस्कशन के लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। चलिए, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेंगे, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, सही है। लेकिन जो ग्रो कर रहा है वो लिविंग हो जरूरी नहीं है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, पहले इतना बड़ा था, बड़ा तो जा रहा हूं, कोई पौधा है बड़ा हो रहा है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसकी साइज भी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दिया हमने, हाँ ठीक है, ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा, मैंने कहा प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन मैंने कहा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मान लो एक खूब बड़ा बालू है, खूब बड़ा धूल है, खूब इकट्ठा करके एक आपने गांस दिया है कहीं पे, उस पर एक टाली और ला दो, एक टाली और ला दो, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, वो जीवित नहीं है, फिर भी बढ़ रहा है। तो हर बढ़ने वाली चीज जीवित हो जरूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। चलिए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन बनेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन इन प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलर्ट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट में ग्रोथ हमेशा होता रहता है, कभी भी पौधों का
ग्रोथ कभी रुकता नहीं, हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन एनिमल्स में रुक जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनने का संभावना होता है कि प्लांट में ग्रोथ क्या रुकता है? कभी नहीं रुकता है, जिंदगी भर जब तक जिएगा बढ़ता रहेगा, लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ रुक जाता है सर्टेन एज। पहला क्वेश्चन ये बनता है इस पैरा से। However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell. सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई पुराना सेल है, उसको दिक्कत हो गया है, उसको रिपेयर करना है, तो नया सेल बनेगा, रिप्लेस कर देगा उसको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम देखेंगे कोई भी एक सेल जो होता है डिवाइड होकर 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, और ये आप देख सकते हैं कहां पे, कोई भी बैक्टीरिया लीजिए और उसको आप ऑब्जर्व करिए माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना। आप देखेंगे कि उनकी कॉलोनी बन जाएगी, मतलब कि आप इवन नंबर गिन सकते हैं। अगर कोई बड़ा सा सेल लेते हैं तो सेल डिवाइड करता है और उसके नंबर आप गिन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। हायर एनिमल और प्लांट में देखा गया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो एक दूसरे के बहुत ही पूरक हैं, दोनों म्यूचुअल हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको, क्योंकि देखिए ध्यान से, होता क्या है, ग्रो करना मतलब क्या, कोई बड़ा हुआ, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उसके अंदर आई, उसके बाद वो एक बच्चा पैदा किया, अब वो ग्रो करेगा, तो दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है बाबू, याद रखेंगे। और किसमें? इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स में। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ठीक है। अगर बॉडी में मास में आपके वेट में आपके चेंज आ रहा है, मतलब मास कहें वेट, क्योंकि फिजिक्स वाली बात आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो मास में अगर चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे उसका ग्रोथ हो रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉन लिविंग है, जो अजीवित है, वो भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। We take increase in body mass as a criterion for growth. Mountains, boulders and sand mound do grow. Means जो नॉन लिविंग है, जैसे पहाड़ हुआ, कोई एक धूल का या बालू का एक समूह हुआ, वो सब बढ़ रहे हैं। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of materials on the surface. यानी कि एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है बाहर से, लेकिन याद रखना, मैं कलर चेंज करके इसको कर रहा हूं, अंडरलाइन कर लेना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। अगर ग्रोथ अंदर से हो रही है, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हो रही है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा हो रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ग्रोथ therefore cannot be taken as a defining property of living organism. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. Means सीधी सी बात है कि जो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग दोनों ग्रो कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला ये डिस्कशन हो चुका। दूसरा, रिप्रोडक्शन likewise is a characteristic of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parent. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction, ठीक है ना। organism reproduced by asexual mean also means reproduction, हम दोनों मान के चल रहे हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों, और इनका हम मतलब ये समझते हैं कि एक अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो बच्चा पैदा कर रहा है, कोई प्लांट नया प्लांट पैदा कर रहा है, ठीक है ना। ओके। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंजाई कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? उनके पास स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स उड़ जाते हैं हवा में और वो जाके नए फंजाई बनाते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स like yeast and hydra we observe budding. In planaria flatworms we observe true regeneration. A fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. कह रहा है different organism में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ये दिखा रहा है। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. When it comes to, ये सब फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल दिया है, लिख लो ऐसे एनसीईआरटी के सब लिख लो। फ्रेगमेंटेशन से किसका हो रहा है, बडिंग से किसका हो रहा है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ठीक है। When it, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है, when it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonyms with growth, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हम ग्रोथ कह सकते हैं किसमें, अगर कोई यूनिसेलुलर है तब, ठीक है। That is increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. देखिए
Further, there are many organisms which do not reproduce. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बाबू जो जिंदा है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते, और यहीं पे आके खत्म हो जाता है कॉन्सेप्ट कि इसे हम डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है मिल्स बाबू स्टेराइल वर्कर बीज, ऐसी मधुमक्खियां जो वर्कर होते हैं, वर्कर भी जो श्रेणी में आते हैं, स्टेराइल होती हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ऐसा कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जिंदा तो है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन करे तो ही जिंदा रहेंगे। आप अगर जिंदा हैं तो ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं तो सही बात है, आपकी प्रोजनी आगे बढ़ेगी, नहीं तो आप जीवित रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हो तो कोई जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा, यहां से खत्म होता है, यानी कि ग्रोथ भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है और रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ओके, hence reproduction also cannot be an all inclusive defining character of all organism. Of course, no non, देखिए यहां से very important, no non living object is capable of reproduction or replicating by itself. non living organism कभी भी खुद से रेप्लिकेट यानी कि अपना रेप्लिका यानी कि अपनी कॉपी नहीं बना सकता, यानी कि रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता। जो नॉन लिविंग है वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये तो फिक्स है। अंदर अब यानी कि दो बातें हो गई, पहला क्या, ग्रोथ भी नहीं आया उस श्रेणी में और रिप्रोडक्शन भी नहीं आया उस श्रेणी में डिफाइनिंग कैरेक्टर में। अब तीसरा बात आता है मेटाबॉलिज्म, जो कि आएगा। चलिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एटसेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, कह रहा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल से बने हुए हैं, उनका सारा निर्माण बॉडी के केमिकल से हुआ है, तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को पैदा करने के लिए। ठीक है, these conversions are chemical reactions or metabolic reaction, ठीक है ना। there are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism, be they unicellular or multicellular. all plant, animal, fungi and microbes exhibit metabolism. याद रखना, प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई कुछ भी हो, माइक्रोब से अगर एक सेल भी है तो मेटाबॉलिज्म होगा। the sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. no non living object exhibit metabolism, ऐसा कोई अगर नॉन लिविंग है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम मतलब इन विट्रो, सेल फ्री सिस्टम मतलब सेल के अलावा भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है। एंड isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। मतलब अगर कोई बॉडी का, हमारे बॉडी का कोई रिएक्शन है, उसे हम उठा करके लैब में करते हैं, टेस्ट ट्यूब में करते हैं, तो ना ही वो लिविंग माना जाएगा ना ही नॉन लिविंग माना जाएगा। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल, तो पहला हमें मिल गया कौन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अगर किसी के पास मेटाबॉलिज्म है तो पक्का वो लिविंग होगा। ओके, while metabolism is a defining feature of all living organism without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reaction। ठीक है ना, जो आइसोलेटेड मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, मतलब हमारे बॉडी में कोई रिएक्शन चल रहा है, उसको उठा के हमने परफॉर्म किया लैब में, तो उसको हम लिविंग थिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन लिविंग रिएक्शन जरूर कहेंगे। ठीक है, hence cellular organization of the body is the defining feature of life form। तो हम कह सकते हैं तीन चीजें हमें मिल गई यहां से, तीन चीजें, मैं फिर से कह रहा हूं तीन चीजें। पहला हो गया ग्रोथ, सॉरी दो चीजें अभी तक मिली हमें, पहला हो गया मेटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया क्या, मेटाबॉलिज्म के चलते सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ दो चीजें सेम है लगभग, लेकिन दोनों अलग अलग कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर बोथ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट, perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding। देखिए यहाँ पे अब तीसरा आ रहा है, यहाँ पे तीसरा क्या, कि ability to sense their surrounding। हमको पीछे से कोई छू रहा है हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग है उसको तुम छुए वो कोई रिएक्शन नहीं दे सकता हमको। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग होते हैं वो क्या शो कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस शो कर सकते हैं, सेंसिटिविटी शो कर सकते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, फिर से बोल रहा हूं, जो कॉन्शियसनेस है उसे हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में होता है। किसमें होता है, हम कहें ह्यूमंस में होता है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस, प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, वो भी सेंस करता है। All organisms from the prokaryotes, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, can sense and respond to environmental cues। environmental cues मतलब क्यू मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो चेंज होने वाला है उसके लिए जो पहले से क्लू मिलते हैं हमको, उसी की बात कर रहा है।
फोटो पीरियड इफेक्ट टू रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, देखते हैं हम लोग कि फूल का जैसे फ्लावर का ब्लूम करना, या फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे ठंडी आता है तो आप देखते होंगे कि कई सारे कुत्ते गांव के फीमेल डॉग के पीछे पड़ जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि अब मौसम, जैसे उन लोग को देखो वो उनको पता चलेगा कि ठंडी आ गई है, बच्चा पैदा करने का, पिल्ला पैदा करने का समय आ गया है, तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। समझ ये देखे होगे। और 2-3 महीने बाद एकदम देखो हर जगह पे 3-4 कोनो पुअरा उरम छुपे रहते, के करते हैं सब। तो इससे ये पता चलता है कि जो मतलब फोटो पीरियड है, यानी कि जो धूप है उसकी इंटेंसिटी, सनलाइट की इंटेंसिटी से वो लोग पता लगा रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस है तभी ना। ठीक है। बोथ प्लांट एंड एनिमल, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स entering their body. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism, very important. यहां से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग गलत करके आएंगे। ह्यूमन बींग्स is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness. हमने कहा कि कॉन्शियसनेस सबके पास है, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रोब हो, कुछ भी हो, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन के पास है। तो हम अगर कह दें सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो गलत होगा। तो हमको 3 चीजें मिल गई, 3 चीजें बाबू। पहला मिल गया मेटाबॉलिज्म, पहला क्या मिल गया? मेटाबॉलिज्म। दूसरा मिल गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्या मिल गया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा क्या मिल गया बाबू आपको? बताइए। कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी कि अपने एनवायरनमेंट के प्रति आप जो है उसके लिए सेंस शो करेंगे, आप उसको फील कर सकते हैं चीजों को। तो 3 चीजें मिल गई, क्वेश्चन में आएगा तो आप तीनों टिक कर दीजिएगा। चलिए, तो लिखा है, कंक्लूजन करते हैं इसको कि कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए, पूछा है क्वेश्चन कि क्या जो कोमा में इंसान पड़ा होता है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो बाबू वो लिविंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग नहीं होता है, ना हम इंटरमीडिएट कह सकते हैं, क्योंकि बस ब्रेन उसका डेड है, बाकी बॉडी में रिएक्शन चल रहे होते हैं। चलिए, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। अगर कभी नहीं आएंगे, आए चाहना है, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ब्रेन डेड है ना, तो ये बहुत एक डिटेल, मतलब एक ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक है ये। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ब्रेन डेड है तो हम उसको डेड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो बॉडी जीवित है, बॉडी जीवित है, उसके सेल्स अभी भी जिंदा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वो ठीक है, वो लिविंग में ही आएगा अभी। चलिए, इसमें कुछ खास नहीं है पैरा में, चलिए देख लेते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइन इंटरेक्शंस। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, चलिए देखते हैं इसको। प्रॉपर्टी मतलब कह रहा है कोई भी लिविंग फिनोमिना है वो एक लोग अकेले मिलकर नहीं करते हैं, इट इज द डिवीजन ऑफ लेबर, और सब सेल, टिश्यू, ऑर्गन सब मिलकर करते हैं। देखिए क्या लिखा है, property of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells। कई सारे सेल्स आपस में काम करते हैं, तब जाके वो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। Okay, property of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components। ठीक है, अगर सेल ऑर्गेनल कोई देखो कोई काम कर रहा है तो सेलुलर, और उसका नाम सेल ऑर्गेनल है। मान लो मैंने कहा राइबोसोम, राइबोसोम कोई काम कर रहा है, तो राइबोसोम अकेले वो काम नहीं कर रहा है, वो तो नाम हमने दे दिया राइबोसोम, उसके जो सेल्स हैं, उसके जो केमिकल्स हैं, वो सब मिलके काम परफॉर्म कर रहे हैं काम को। ओके, अब देखिए यहाँ पे These interactions result in emergent property at a higher level of organization। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं हम ऊपर की तरफ भी इसको लागू कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में आपको पता है कि इसका सीईओ मान लो कोई मोहन कुमार शर्मा है, तो मोहन कुमार शर्मा जो है बाबू, उनका नाम सबको पता है, लेकिन क्या मोहन कुमार शर्मा अकेले कंपनी चला रहे हैं? वो नहीं, उनके पीछे एक जो झाड़ू लगाने वाला है, प्लस जो एक वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाला है, जो सजेशन देने वाला है, सबको मिला करके कहेंगे वो कंपनी चला रहा है। तो एक क्या है वो कि उसको हम कहते हैं, देखिए वर्ड आता है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है लेवल, कि ऊंचे से नीचे लेवल तक सब लोग काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तब जाकर के कोई भी काम हो रहा है, ठीक है। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। देखिए ध्यान से, यहां पे सारे डिफाइनिंग कैरेक्टर को इन्होंने बता दिया है। क्या बताया है? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और मतलब रेप्लिका जनरेट कर सकते हैं। इवॉल्विंग भी है, क्या है? इवोल्यूशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं समय के साथ। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, मतलब कि जो कमियां हैं उसको सुधार रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं, या किसी भी चीज को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रेगुलेशन हो रहा है। और कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई अगर उन्हें बुला रहा है, छू रहा है, तो उससे वो क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organism on earth. All living organisms, present, past and future, are linked to the one another by the sharing of common genetic material, but to the varying degree. चलिए कोई बात नहीं. अब देखिए जो एनसीईआरटी जो न्यू है यहां से लिखा हुआ है, तो बताओ कितना घटिया काम कर रहा है वो. बहुत देखिए सिलेबस में दिया हुआ है. जो लोग एनसीईआरटी को नया फॉलो कर रहे एकदम अंधा बिना सिलेबस देखे, उनका समझ लो एक क्वेश्चन यहां से अगर आ गया तो गया खत्म. तो इसीलिए कह रहा हूं आप लोग सिलेबस भी देखिए, एनसीईआरटी दोनों रखिए, पुरानी भी रखिए और नई भी रखिए. चलिए, if you look around you will see a large variety of living organism, be it potted plant, insects, birds, your pest or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. ठीक है ना. हम जब देखते हैं तो हमें कई सारे जानवर दिखते हैं, प्लांट दिखते हैं, लेकिन जो चीज हमें नहीं दिखता है वहां पे भी कई सारे क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते. उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगेगा. चलिए ठीक है. If you were to increase the area that you make observation in, the range and the range and variety of organism that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, अगर आप कोई घना जंगल में जा रहे हैं, you would probably see a much greater number and kind of बहुत तरह तरह के आपको जानवर देखने को मिलेंगे. Each different kind of plant, animal, organism that you see represent a species. The number of species that are known and described range between 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन. ठीक है ना. तो देखिए गलत डेटा ही आपको पता है. सबसे सही रॉबर्ट में का होता है, जिसके साथ 7 मिलियन होता था. तो देखिए जो भी, अब मान लो अब आपको पता है कि ये चैप्टर आ रहा है, तो अगर आएगा आंसर तो अब इसको सही मानेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से. लेकिन अगर आ जाए नीट में, तो नीट में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. वो देगा कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ऐसे देगा क्योंकि वही सबसे सही है तो वही देगा. तो आप 7 मिलियन मार देंगे. ठीक है. दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी. इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. मतलब कि भिन्न भिन्न तरह के जानवर, भिन्न भिन्न तरह के प्लांट, अनेकों तरह के बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े, सबको मिलाकर के हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, बायो मतलब जीव. तो जीवों में भिन्नता यानी कि बायोडाइवर्सिटी. और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. ठीक है ना. वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर नाउ न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड. चलिए अब आते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें रहती हैं. एज स्टेटेड earlier, there are millions of plant and animals in the world. We know that plant and animals in our own area by their local name. ठीक है ना. हमारे गांव में मान लो कोई भी मान लो पेड़ है, हम उसे आम कह रहे हैं. ठीक है ना. अमेरिका में जाओ कह दो आम दे दो तो नहीं देंगे सब, क्योंकि वहां पे उनका वो कुछ और कहते होंगे वहां पे. ठीक है ना. वहां पे हो सकता है मैंगो कहते हो. मैंगो हम लोग भी कहते हैं, लेकिन एक मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आम को आम कहेगा, मैंगो को समझेगा नहीं. तो कोई भी पेड़ हो, कोई जानवर हो, उसका एक लोकल नाम होता है आसपास का. ठीक है ना. दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री. तो लोकल नेम जो होते हैं वो बदल सकते हैं. प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वे एंड मींस टू टॉक टू ईच अदर टू रिफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट. चलिए अब देखिए, हेंस देयर इज अ नीड. मतलब कि मान लो हम कह रहे हैं, जैसे हम बचपन में हमारे गांव में जब एक फैला था अफवाह की बगचीतवा निकलता था संदीप भैया ना, याद है. सब कहते थे कि बच्चों को उठा ले आता था. तो एक्चुअल में वो तेंदुआ है. क्या है वो? तेंदुआ. अब वहां पे नाम क्या है कि बाघ की तरह, ये चीता की तरह, तो बगचीतवा सब कहते थे. तो अब मैं अगर आप कहूं यहाँ पे गोरखपुर सिटी में कहूं किसी से बगचीतवा, तो कोई समझेगा ही नहीं. तो वो लोकल नेम है. अब हम झगड़ा कर लें, कोई कह रहा नहीं वो तेंदुआ था, हम कह रहे बगचीतवा था. इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, पूरे दुनिया के जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, सब इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम रखा जाए कि पूरी दुनिया में लोग वही नाम से जाने उसको. ठीक है ना. मैंने कह दिया कि मुझे मैंगीफेरा इंडिका चाहिए, तो सब जानेंगे हाँ ये आम मांग रहा है, मैंगो मांग रहा है, क्योंकि मैंगीफेरा इंडिया में जो है वही ऑस्ट्रेलिया में है, वही अमेरिका में है, वही हर जगह है. ठीक है ना. तो इसलिए जरूरत पड़ी. तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है. हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. ठीक है ना. याद रखना, क्वेश्चन मिल सकते हैं ऐसे कि एक ही नाम से पूरी दुनिया में प्रचलित हो जाए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म. इस प्रोसेस को कहते हैं नोमेनक्लेचर. क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. बाबू जिसका नाम होता है, जैसे मान लो मेरे घर का नाम गोलू है,
तो नाम क्यों गोलू दिया गया है? क्योंकि मैं गोल मटोल था बचपन से। तो नाम ऐसा किसी का देना चाहिए कि उसके कैरेक्टर से थोड़ा मेंटेन हो, उसका नाम पता चले। समझ नहीं समझ रहे कि कैरेक्टर से थोड़ा अटैचमेंट हो। अब मान लो कोई मान लो एक लड़की है खूब रोती है, उसका नाम तुम खुशी रख दो, तो कोई मतलब है उस बात का? तो पहले क्या, अभी भी नाम ऐसे रखे जाते हैं अच्छे अच्छे जगहों पे कि जो उनके जो बुलाने वाले नाम होते हैं, कि जो उनका कैरेक्टर है, जो बॉडी शेप है, जैसे वो दिख रहे हैं, जैसा उनका चाल चलन है, उसी हिसाब से नाम रखा जाता है। तो वही कह रहा है कि नाम अगर किसी का रखना है तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। ठीक है ना? क्या जरूरी है? आइडेंटिफिकेशन। याद रखिएगा कि अगर किसी का नाम रखना है तो उनके नाम के हिसाब से उनका कैरेक्टर वगैरह देखना होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना। ठीक है? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, ध्यान से देखिएगा, in order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. इसी को बोला गया साइंटिफिक नेम। मींस कोई भी एक तुलसी का पौधा हो, एक कोई भी आम का पौधा पेड़ हो, या फिर मैं हुआ, कोई मक्खी हुई, कोई मछली हुई, कोई चूहिया हुआ, कोई चूहा हुआ, सबका एक अलग सा नाम दिया गया। अगर कोई मान लो कि बॉटनी से रिलेटेड है, यानी कि प्लांट और से रिलेटेड है, तो बोटेनिकल नेम कहा गया, और अगर जानवरों से रिलेटेड है तो जूलॉजिकल नेम कहा गया। और दोनों को मिला करके एक सिंपल नाम दिया गया, जिसका नाम क्या था? साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। मींस सेट किया गया। तो आईसीबीएन था जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को देखता था, आईसीजेडएन था जो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर देखता था। तो इसका आप लोग फुल फॉर्म याद कर लेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये बाबू इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नीट वालों का फेवरेट है, आसान पूछ लेते हैं सब। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। दो नेम, मतलब उसके जो भी नाम रखा गया उसके दो कंपोनेंट थे, और जो पहला कंपोनेंट था उसका नाम था जीनस या जेनेटिक नेम, और जो दूसरा नाम था उसका नाम था स्पेसिफिक, मतलब दूसरा वर्ड जो था, जैसे मान लो मैंने कहा मैंगीफेरा इंडिका, तो एक वर्ड जो है ये जीनस को उसको शो करेगा, जेनेरिक नेम है, और दूसरा जो इंडिका वाला है बाबू, ये स्पेसिफिक एपिथेट कहा गया या स्पीसीज का नाम इसको देखेगा। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट, तो एक जेनेरिक नेम और जो जेनेरिक वर्ड था, और दूसरा जो था स्पीसीज उसका बताता था, स्पेसिफिक एपिथेट था, इन दोनों को दो कंपोनेंट बने, एक नाम में दो कंपोनेंट, इसीलिए इसको नाम रख दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है? दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस, ध्यान से देखिएगा, कैरोलस लीनियस थे इन नाम ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अनाउंस किया। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनिएंट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड। मैंगो का एग्जांपल लेते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। The scientific name of mango is written as Mangifera indica या Mangifera indica जो कहिए। तो बाबू इसमें आपने देखा जो पहला वर्ड है उसका पहला जो लेटर है, यानी कि जो बाबू हम बात कर रहे हैं जेनेरिक नेम जीनस की, उसमें कैपिटल लेटर से लिखना है, बाकी सारा क्या है? स्मॉल लेटर। मैंजीफेरा हो गया। अब जब दूसरा वर्ड शुरू करेंगे इसमें ये नहीं कि बड़ा लेटर बाबू, इसमें भी स्मॉल लेटर से लिखेंगे इंडिका। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represent the genus, while Indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follow. चलिए अब क्या क्या रूल हैं इसके। पहला, सबसे पहली बात देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यहां पे होता है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। रिटन इन क्या? इटैलिक्स। इसका मतलब समझिएगा, कोई पूछेगा लैंग्वेज क्या है जो हम नाम लिखते हैं, तो लैंग्वेज बाबू लैटिन है। कौन सा लैंग्वेज है? लैटिन। लिखते कैसे हैं? इटैलिक्स में, थोड़ा टेढ़ा इटैलिक्स। तो देखो इसको समझाने के लिए मान लो कोई भोजपुरी वर्ड है, भोजपुरी वर्ड मान लेते हैं कोई भी, का हो, मान लो कोई कहता का हो, तो देखो मैं लिखा का हो, देखो तो मैंने कैसे लिखा? इंग्लिश में, लेकिन ये लैंग्वेज क्या है? ध्यान समझना, भोजपुरी तो है, भोजपुरी लिखा इंग्लिश में, उसी तरह से ये होता लैटिन है, लिखते हैं इटैलिक्स में, ऐसे याद रखना बाबू। चलिए यानी कि बायोलॉजिकल नेम कैसे का लैंग्वेज लैटिन है, लिखेंगे इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। चलो ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, पहला नेम जीनस और दूसरा नेम क्या डिनोट करेगा?
स्पेसिफिक एपिथेट या तो स्पीसीज। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, मतलब कि अगर मान लो कहां गया, यहाँ है, यहाँ देखिए ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, ठीक है ना, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भाई अब जो है तो है। The first word denoting the genus start with a capital, जो genus होगा उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा, while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. चलिए, name of the author appears after the specific epithet, देखा जाए तो उस समय बनाया गया कि at the end of, जब पूरा लिख लेना, जैसे Mangifera लिख लिया, इंडिका लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया लिन, यानी कि लीनियस। It indicate that this species was first described by Linnaeus, यानी कि जो उसको डिस्क्राइब करेगा, जो उसको नाम को बनाएगा, खोजेगा, उस लास्ट में उसका नाम लिख देना होता है। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character. For example, we easily recognize groups such as, जैसे क्या है, अब मान लो मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं पूरी दुनिया में, एक एक को पकड़ के स्टडी नहीं कर सकते, तो हमने कैटेगराइज करना शुरू किया। मींस मान लो जिसके 4 हाथ, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इसको बोल दिया ह्यूमन, तो अब जो मेरी प्रॉपर्टी होगी मैक्सिमम वो दूसरे ह्यूमन से मिलेगी, तो इसे स्टडी करना आसान हो गया। इसे बोलते हैं हम क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोला हमने, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, we easily recognize groups such as plant or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What do you mean? जैसे कहने मतलब क्या रहा है, अगर तुम्हें कहता कुत्ता, तो कुत्ता करके कह रहा है, डॉग कह रहा है, तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है कि 4 पैर होंगे, जीभ निकला होगा, ऐसे छोटा सा होगा, लंबा सा, ठीक है ना, भाग रहा होगा, है कि नहीं, कि बिल्ली का इमेज बनता है, कि हाथी का इमेज बनता है, नहीं ना, तो कुत्ता कह दिया, तो कुत्ता कह दिया, तुम्हारे अंदर एक इमेज बन गया। ध्यान समझना। Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of Alsatians, देखिए बाबू, Alsatians कोई एक ब्रीड होता है, ब्रीड ऑफ डॉग। तो अगर आप, अब भाई देखा ही नहीं आपने ब्रीड ऑफ डॉग, तो इमेज उसका बनता है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से कोई बोला है मैमल, तो हमने पढ़ा है मैमल है तो उसके पास ईयर पेना होगा, बॉडी पे हेयर्स होंगे, मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, ये सब इमेज बनेगा ना। तो वही कह रहा है कि सबका एक कैटेगराइज कर दिया गया कि इनका ये कैरेक्टर है तो इसमें डाल दो, उनका वो कैरेक्टर तो इसमें डाल दो, अगर मियाओ मियाओ करती हैं, 4 पैर है, छोटी सी हैं, बिल्ली बना दो, बिल्ली वाले ग्रुप में डाल दो, फैमिली बना दो, समझ रहे ना, एक कैटेगरी बना दी गई। चलिए, You would of course think of animals with external ears and body hairs. अगर मैमल कोई कहे तो तुरंत एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर्स बारे में सोचेंगे। Likewise, in plant, अगर पौधों की बात करें, अगर हम गेहूं कह रहे हैं तो क्या आपको सरसों का इमेज बन रहा है? नहीं। गेहूं बोला, गेहूं का इमेज बना, राइस बोला, राइस का इमेज बना। तो क्यों ऐसा बना? क्योंकि ऐसा पढ़ाया गया हमको, ऐसा हमने देखा है, ऐसा ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है चीजों को। ओके, The picture in each of our mind will be of wheat plants, not of the rice or any other plant. Hence, all these dogs, cat, mammal, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient category we use to study organism. The scientific term for these categories taxa. बाबू समझ में नहीं आता सबको taxa क्या होता है? तो taxa कोई स्पीसीज नहीं है, taxa कोई जीनस नहीं है, कोई किंगडम नहीं है, सब मिला करके, ठीक है ना। मीन्स एक ग्रुप है ये, जिस ग्रुप में जैसे मैंने कहा taxa of wheat, तो वीट जैसे सारे प्लांट को उसमें रख दिया हमने, वीट की जितनी कैटेगरीज हैं, जितने ब्रीड है, सब उसमें रख दिया। मैंने कहा डॉग भी एक टैक्सा है, और ये एक ऐसा टैक्सॉन है, टैक्सा का सिंगुलर टैक्सॉन, जहां पे डॉग से रिलेटेड सारे होंगे, डॉग के डिफरेंट ब्रीड्स होंगे, है कि नहीं, तो टैक्सॉन हो गया, याद रखेंगे इसको। वही कह रहा है, here you must recognize that taxa can indicate categories at a very different level. Plants also form a taxa, wheat is also a taxa, similarly mammals, dogs, सब taxa होते हैं, सब taxa हैं। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified onto different taxa. अगर हम different taxa में सबको बांट रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं taxonomy। क्या बोलते हैं बाबू? Taxonomy. External and internal structure along with the structure of the process and ecological information of organism are essential and form the basis of molecular, ठीक है। चलिए, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। Hence, ध्यान समझना, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर,
आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले कैरेक्टराइजेशन करना है, यानी कि उसको उनका क्या क्या यूनिक कैरेक्टर है ये पहले किनारे करना है। अब उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में हम अपना डालना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनका देखिए क्लासिफाई करेंगे उनको कि हम उनका नाम हम क्या डालें, मतलब उन क्लासिफाई करेंगे मतलब किस टैक्सा में डाल रहे हैं, किसके हिसाब से डाल रहे हैं। और एन मतलब होता है नोमेनक्लेचर, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, CICN याद करना। और पहले सी मतलब होगा कैरेक्टराइजेशन, पहले ही क्लासिफाई थोड़ी कर देंगे। चलिए, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find source for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the use of various organisms. चलिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है। इसका मतलब यह है टैक्सोनॉमी नया नहीं हमारे लिए। ह्यूमंस हमेशा बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते हैं जानने के लिए चीजों को। तो कोई भी चीज है उनको जानना है इसके बारे में, हर चीज के बारे में। और अगर नहीं भी जानना है तो अब उसको खाना पीना है, तो मान लो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को खाना है आपको, तो हमको पता होना चाहिए ना कि खाने में हमको फायदा करेगा कि नुकसान करेगा। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, ह्यूमन सिर्फ उनके बारे में नहीं जानते हैं, बल्कि उनका क्या नाता है उनके इन्वायरमेंट से, यानी कि उनका आपस में क्या नाता है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। यानी कि ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द डाइवर्सिटी, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप among them. This branch of study known as systematics. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used systema naturae, इनका बुक था बाबू, याद रखेंगे, इसका था Linnaeus का था। The scope of the systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. चलिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लास्ट टॉपिक होगा इसमें। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप, यानी कि छोटे से बड़ा लेवल का बहुत ज्यादा स्टेप इसमें होता है। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी, यानी कि हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रैंक भी हो सकता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कैटेगरी भी हो सकता है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब कैटेगरी क्या है, ये टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, इसलिए हम इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल रहे हैं। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी कि जितने भी कैटेगरी हैं छोटे से लेकर बड़े तक, इनको हम बोल रहे हैं हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब बाबू क्या होता है, हायरार्की नहीं, हायरार्की, हायरार्की पढ़ते हैं इसको। और हायरार्की का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर लेवल तक हर चीज को कंसिडर करना, लेवल वाल में बांट देना सबको। Each category referred as a unit of classification, in fact, represent a rank and is commonly termed as taxon. देखो बाबू, टैक्सॉन हुआ, रैंक हुआ, या फिर कैटेगरी हुआ, तीनों ही बाबू क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर क्वेश्चन आए इसमें से कौन सा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो क्या कहोगे, टैक्सॉन है, रैंक है और कैटेगरी है। चलिए नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी illustrated by an example. Insect represent a group of ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, यानी कि जो कोई भी अगर तुमको जो दिख जाए जिसके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग हो, उनको हम इंसेक्ट में डाल दिया, यानी कि वो भी एक कैटेगरी है। It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organism? Remember, group represent category. Category further denote rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. यानी कि rank हो, taxon हो, category हो, सबको हम कहते हैं क्या, unit of classification. These taxonomic groups, categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregation. चलिए, taxonomic study of all known organisms have led in the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class. ठीक है, फाइलम एनिमल के लिए कहते हैं, डिवीजन हम प्लांट के लिए कहते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे नीचे वाली कैटेगरी होती है स्पीसीज। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस an organism in various category. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as of the other. हमको देखना है कि मान लो हम किसी भी एक कैटेगरी में, मान लो किसी एनिमल किंगडम में रख रहे हैं, तो उनके बॉडी में क्लोरोफिल ना हो, ठीक है, वो हेटरोट्रॉफ्स हो, ठीक है, उनके पास मूवमेंट वो कर सकते हो, लोकोमोशन कर सकते हो, वो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हो, ठीक है ना, ये सब चीजें हमको देखना है, तो हम उसको एनिमल में डाल देंगे। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो होती है बाबू, होता है स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म व्हिच विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज।
ठीक है, मतलब इंडिविजुअल उनका सब मैक्सिमम चीजें सिमिलर हो, उनको हम बोलते हैं क्या, स्पीसीज बोलेंगे उनको, ठीक है ना। नहीं कपड़ा लगेगा उस पे, स्याही लग गया। ओके, रहने दीजिए, बंद मत करिए कैमरा, कैमरा बंद मत करिए, बाद में पूछा जाएगा। नहीं नहीं हो गया, चलिए देखिए, पता नहीं चला है ना उसमें ज्यादा, चलिए ओके। अब देखिए, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। तो हम ऊपर से ही देख के कह सकते हैं कि ये जानवर है, ये पौधा है, ये माइक्रोब है, ठीक है ना। तो हम ऊपर से ही देख सकते हैं कि वो सेम होंगे कि नहीं, स्पीसीज सेम होगा कि नहीं। ये देखो सेम होगा कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन डिफरेंट है ये कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। Let us consider Mangifera indica, Solanum tubersum, very very important. Mangifera indica, Solanum tubersum मतलब आलू, and Panthera leo यानी कि lion. All the three names indica, tubersum and leo represent the specific epithet. यानी कोई भी scientific name हो, उसका जो दूसरा word है, वही show करता है क्या, species का नाम. All the three names indica हो गया. While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris and Solanum include species like nigrum. कह रहा है कि अगर कोई स्पीसीज है तो उसका एक ही जीनस होगा, लेकिन अगर कोई जीनस है उसका एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकता है। जैसे पैंथेरा लियो तो लियोपॉड कह दिया, पैंथेरा टिग्रिस तो टाइगर कह दिया, सोलेनम ट्यूबरसम तो आलू कह दिया, सोलेनम सोलेनम क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया इसमें से, निग्रम कहा गया, यस नाइग्रम तो हमने क्या कह दिया, मकोई कह दिया, ठीक है ना। एंड मिलोंजिना सब अलग अलग है, ये स्पीसीज अलग है लेकिन सबका जीनस सेम है, वो क्या है, सोलेनम। ह्यूमन बीइंग, इसमें एक बैगन होता है और एक होता है मकोई, ठीक है ना, ये होता है हमको लगता है मकोई और वो होता है निग्रम मतलब बैगन। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस which is grouped in the genus Homo, ठीक है। तो हम लोग होमो सेपियंस है, हमारा सेपियंस क्या है, हमारा स्पीसीज है, और हम होमो क्या है, जीनस है, बस सीधी सी बात है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर, यानी कि जीनस क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ स्पीसीज, सीधी सी बात है, which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. यानी कि genera क्या है, कई सारे closely related species मिलके genus बना दे रहे हैं। For example, potato, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनता ये सबसे ज्यादा, एग्जांपल पूछ देगा, पोटैटो ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, ठीक है ना। लायन, leopard and tiger with several common features are all species of genus Panthera. तीनों species हैं, तीनों अलग अलग species हैं लेकिन सबका सेम जीनस है Panthera. This genus differ from another genus Felis which include cats, ठीक है ना। एक फेलिस जीनस है बाबू जिसमें कैट्स आते हैं, वो इससे एकदम अलग है। फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी, यानी कि सबसे छोटा क्या था स्पीसीज, उससे बड़ा क्या था जीनस, उससे बड़ा क्या है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. जैसे से हम ऊपर चलते जाते हैं बाबू, similarities घटती जाती हैं। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. तो पूछता है कि ऐसा कौन सी कैटेगरी है जिसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों लेके चलते हैं, तो बाबू इस पे आप याद रखिएगा कि वो फैमिली है, क्या है, फैमिली। Among plant, for example, three different genera Solanum, Petunia and Dhatura are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, cat की फैमिली में डाला गया है। In the family Felidae, यानी कि कैट वेट की फैमिली जो है जिसमें पैंथेरा, लियो, टिग्रिस सबको डाला गया है, उसको बोलते हैं फेलिडी, 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 जो लास्ट में डी ए है, समझ जाओ फैमिली को वो कह रहा है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंसेस एज वेल, दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज।
तो जो फेलिडी है वो कैट के लिए है, और जो सी फॉर कैनेडी है वो डॉग के लिए है। तो सी फॉर कैट मत याद रखना, सी फॉर डॉग याद रखना। तो कैनेडी किसके लिए है? डॉग की फैमिली है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है ऑर्डर, यानी कि फैमिली के बाद क्या आ गया? ऑर्डर। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। सब वही बात है। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, इट इज assemblage of family, it is a group of family which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to, जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं बाबू कैरेक्टर सिमिलरिटी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। कोई कह दे कि ऑर्डर है और फैमिली है, इन दोनों में सिमिलरिटी के कैरेक्टर में सिमिलर आपस में ज्यादा किसमें है? तो जैसे से ऊपर जा रहे हैं सिमिलरिटी घटती जा रही है। तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें होगा? ऑर्डर में होगा, फैमिली से ज्यादा। ठीक है ना? द सिमिलर ये हो गया। अब देखिए कुछ एग्जांपल दिया है इसमें। प्लांट फैमिली लाइक कन्वोलुलेसी, सोलिनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है ना? ऐसे याद रखना आपको, पॉलीमोनियल्स में आते हैं। बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा में कौन आएगा? फेलिडी आ जाएंगे, कैनेडी मतलब कि जो कुत्तों वाली है वो भी आ जाएगा, और जो बिल्ली वाला है मतलब टिग्रिस फिग्रिस सब आ जाएंगे उसमें, कार्निवोरा में। क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स related orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other order also. तो कई सारे ऑर्डर किस में आते हैं? क्लास में आते हैं। फाइलम में आगे देखिए, क्लास comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. कई सारे क्या ऑर्डर्स मिल जाएंगे, कई सारे क्लास मिल जाएंगे तो फाइलम बना देगा। All these based on the common feature like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in, यानी कि जिसके पास नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, इन सबको कोडेटा में डाल दिया गया है। कोडेटा, ठीक है ना? इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन्ड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो फाइलम एनिमल के लिए होता है और डिवीजन प्लांट के लिए। Kingdom, all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animal. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plant from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups are animals and plant kingdom. समझ रहे हैं ना? सब कुछ सही है? चलिए लास्ट 5 मिनट। The taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order. यहाँ देख रहे हैं, species के बाद genus है, फिर family है, फिर order है, फिर class है, फिर उसके बाद देखिए फिर phylum है, division है, फिर kingdom है। The taxonomic category from species to kingdom have been shown, इसमें दिखाया गया है। यहाँ से देखिए क्या है। However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in figure number 1.1. देखते हैं, अभी देख लेते हैं। Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from, देखिए ध्यान से, जैसे हम नीचे से ऊपर यानी कि लो से हायर हायरार्की में जा रहे हैं, कैटेगरी में जा रहे हैं, मतलब स्पीशीज से किंगडम की तरफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक घट रहा है। क्वेश्चंस बनते हैं और इसको आप लोग बहुत ही मद्देनजर ध्यान में रखेंगे। More higher the category, greater the difficulty of determining the relationship to the other taxa at the same level. Hence the problem classification become more complex. कह रहा है कि जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ही डिफिकल्ट है कैरेक्टर्स को खोजना, कॉमन कैरेक्टर को खोजना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है। इसलिए दिक्कत कहाँ आएगी? किंगडम, यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कत है किंगडम में क्लासिफिकेशन करने में। चलिए इसको याद कर लीजिए सब लोग। मैंने कैसे याद किया था अपने जब मैं प्रिपरेशन करता था, ध्यान से देखेंगे। चलिए, मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस होमो, और स्पीशीज सेपियंस, फैमिली होमिनिडी, ठीक है ना, होमिनिडी, और ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, कॉर्डेटा। ये तो ह्यूमन का है, बहुत आसानी से आ जाता है। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, इसका जीनस मस्का हो गया, डोमेस्टिका स्पीशीज हो गया, मस्कीडी इसकी फैमिली हो गई, डिप्टेरा ऑर्डर हो गया, क्लास इंसेक्टा हो गया, फाइलम आर्थ्रोपोडा सबको पता है। चलिए, मैंगो याद करिए इसको ध्यान से। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा हो गया। तो हमने इसको याद किया था आम, ध्यान समझेंगे, आम की फैमिली अनार। याद करेंगे बाबू, आम की फैमिली क्या होगी? अनार। अनार से क्या रखना है? एनाकार्डियेसी। ध्यान समझना, मैंगो की जो फैमिली है वो क्या है? एनाकार्डियेसी। तो ट्रिक याद रखेंगे, आम की फैमिली अनार और ऑर्डर सांप, और ऑर्डर क्या होगा? सांप।
ऑर्डर क्या होगा? सांप। ऑर्डर में सांप मतलब सैपिंडेल्स, सैपिंडेल्स, तो याद रखेंगे आम की फैमिली अनार, और ऑर्डर क्या हो गया? सांप, मतलब सैपिंडेल्स, ठीक है। और सबको पता है जो क्लास होता है ये डाइकॉट, डाइकॉट के होते हैं, और ये एंजियोस्पर्म है, ये सबको नॉर्मली पता होता है। मेन दिक्कत आती है ऑर्डर और फैमिली क्लास, ये सब ऑर्डर और फैमिली में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्राइटिकम एस्टिमम वीट का है, ट्राइटिकम क्या होगा इसका? जीनस। देखिए पोएसी, पोएल्स, दोनों नाम एकदम सेम लग रहा है, तो फैमिली पोएसी है बाबू, किसकी? वीट की, और इसका ऑर्डर क्या है? पोएल्स, ठीक है ना। तो ये वाला याद रखेंगे, आम की फैमिली अनार, और ऑर्डर क्या होगा? सांप। यहाँ से एनसीईआरटी खत्म है कहानी। ये न्यू सिलेबस आपका जो है उसमें अपडेट हुआ है, ये नहीं आ रहा है, यहीं तक आएगा। तो सभी लोग देखिए, शाम हो रहा है इस समय, 6:15 बज रहे हैं। ये रिकॉर्ड मैंने मॉलिक्यूलर के बाद किया, मॉलिक्यूलर सुबह किया था, ठीक है। दिन में क्लास मिली है तो इतना एफर्ट किया जा रहा है, आप लोग प्लीज इसको देखें और एनसीईआरटी लेके बैठ के देखेंगे सारे। ये देखना टेस्ट, ये वीडियो देखिए, टेस्ट में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब हो जाएंगे एकदम दावा, क्योंकि सारे एनसीईआरटी से मैंने लाइन से दिए हैं। तो अब नेक्स्ट कल वीडियो जो मैंने बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर का लास्ट वीडियो होगा, उसमें ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन, एचजीपी, और लास्ट होगा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। तो सभी लोग देखेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे सब लोग कि कैसा लगा इसको, आगे और चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू। मतलब होता है नोमेनक्लेचर, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, CICN याद करना, और पहले C मतलब होगा कैरेक्टराइजेशन, पहले ही क्लासिफाई थोड़ी कर देंगे। चलिए, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find source for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the use of various organisms. चलिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब ये है टैक्सोनॉमी नया नहीं हमारे लिए। ह्यूमंस हमेशा बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते हैं जानने के लिए चीजों को, तो कोई भी चीज है उनको जानना है इसके बारे में, हर चीज के बारे में। और अगर नहीं भी जानना है तो भाई उसको खाना पीना है, तो मान लो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को खाना है आपको, तो हमको पता होना चाहिए ना कि खाने में हमको फायदा करेगा कि नुकसान करेगा, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, ह्यूमन सिर्फ उनके बारे में नहीं जानते हैं, बल्कि उनका क्या नाता है उनके इन्वायरमेंट से, यानी कि उनका आपस में क्या नाता है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं, और इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द डाइवर्सिटी, बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी नोन एज सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used systema naturae, इनका बुक था बाबू, याद रखेंगे, इसका था, Linnaeus का था। The scope of the systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. चलिए, taxonomic category, लास्ट टॉपिक होगा इसमें। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप, यानी कि छोटे से बड़ा लेवल का बहुत ज्यादा स्टेप इसमें होता है। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी, यानी कि हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रैंक भी हो सकता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कैटेगरी भी हो सकता है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब कैटेगरी क्या है? ये टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, इसीलिए हम इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल रहे हैं। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कांस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी कि जितने भी कैटेगरी हैं छोटे से लेकर बड़े तक, इनको हम बोल रहे हैं हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब बाबू क्या होता है? हायरार्की नहीं, हायरार्की, हायरार्की पढ़ते हैं इसको। और हायरार्की का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर लेवल तक हर चीज को कंसिडर करना, लेवल वाल में बांट देना सबको। Each category referred as a unit of classification, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. देखो बाबू, टैक्सॉन हुआ, रैंक हुआ, या फिर कैटेगरी हुआ, तीनों ही बाबू क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर क्वेश्चन आए इसमें से कौन सा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो क्या कहोगे? टैक्सॉन है, रैंक है, और कैटेगरी है। चलिए नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी illustrated by an example. Insect represent a group of ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, यानी कि जो कोई भी अगर तुमको जो दिख जाए जिसके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग हो, उनको हम इंसेक्ट में डाल दिया, यानी कि वो भी एक कैटेगरी है। It means insect are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organism? Remember, group represent category, category further denote rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. यानी कि rank हो, taxon हो, category हो, सबको हम कहते हैं क्या? unit of classification. These taxonomic groups, categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregation. चलिए, taxonomic study of all known organisms have led in the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, ठीक है,
फाइलम एनिमल के लिए कहते हैं, डिवीजन हम प्लांट के लिए कहते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे नीचे वाली कैटेगरी होती है स्पीसीज। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस an organism in various category. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as of the other. हमको देखना है कि मान लो हम किसी भी एक कैटेगरी में, मान लो किसी एनिमल किंगडम में रख रहे हैं, तो उनके बॉडी में क्लोरोफिल ना हो, ठीक है, वो हेटरोट्रॉफ्स हो, ठीक है, उनके पास मूवमेंट वो कर सकते हो, लोकोमोशन कर सकते हो, वो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हो, ठीक है ना, ये सब चीजें हमको देखना है, तो हम उसको एनिमल में डाल देंगे। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो होती है वो होता है स्पीसीज। टैक्सोनोमिक स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म व्हिच विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल उनका सब मैक्सिमम चीजें सिमिलर हो, उनको हम बोलते हैं क्या, स्पीसीज बोलेंगे उनको, ठीक है ना। नहीं कपड़ा लगेगा, उस पर स्याही लग गया। ओके, रहने दीजिए, बंद मत करिए कैमरा, कैमरा बंद मत करिए, बाद में पूछा जाएगा। नहीं नहीं हो गया, चलिए देखिए, पता नहीं चला है ना उसमें ज्यादा, चलिए ओके। अब देखिए, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। तो हम ऊपर से ही देख के कह सकते हैं कि ये जानवर है, ये पौधा है, ये माइक्रोब है, ठीक है ना, तो हम ऊपर से ही देख सकते हैं कि वो सेम होंगे कि नहीं, स्पीसीज सेम होगा कि नहीं। ये देखो, सेम होगा कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन डिफरेंट है ये कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। Let us consider Mangifera indica, Solanum tubersum, very very important. Mangifera indica, Solanum tubersum मतलब आलू, and Panthera leo यानी कि lion. All the three names indica, tubersum and leo represent the specific epithet. यानी कोई भी scientific name हो, उसका जो दूसरा word है, वही show करता है क्या, species का नाम। All the three names indica हो गया. While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris and Solanum include species like nigrum. कह रहा है कि अगर कोई स्पीसीज है तो उसका एक ही जीनस होगा, लेकिन अगर कोई जीनस है उसका एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकता है। जैसे पैंथेरा लियो तो लियोपार्ड कह दिया, पैंथेरा टिग्रिस तो टाइगर कह दिया, सोलेनम ट्यूबरसम तो आलू कह दिया, सोलेनम क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया इसमें से, निग्रम कहा गया, यस नाइग्रम, तो हमने क्या कह दिया, मकोई कह दिया, ठीक है ना। एंड मिलोंजिना, सब अलग अलग है, ये स्पीसीज अलग है, लेकिन सबका जीनस सेम है, वो क्या है, सोलेनम। ह्यूमन बीइंग, इसमें एक बैगन होता है और एक होता है मकोई, ठीक है ना, ये होता है हमको लगता है मकोई और वो होता है निग्रम मतलब बैगन। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस व्हिच सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, ठीक है, तो हम लोग होमो सेपियंस है, हमारा सेपियंस क्या है, हमारा स्पीसीज है, और हम होमो क्या है, जीनस है, बस सीधी सी बात है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर, यानी कि जीनस क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ स्पीसीज, सीधी सी बात है, which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. यानी कि genera क्या है, कई सारे closely related species मिलके genus बना दे रहे हैं। For example, potato, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनता ये सबसे ज्यादा, एग्जांपल पूछ देगा, पोटैटो, ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, ठीक है ना। लायन, leopard and tiger with several common features are all species of genus Panthera. तीनों स्पीसीज हैं, तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन सबका सेम जीनस है Panthera. This genus differ from another genus Felis which include cats, ठीक है ना। एक फेलिस जीनस है बाबू जिसमें कैट्स आते हैं, वो इससे एकदम अलग है। फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी, यानी कि सबसे छोटा क्या था स्पीसीज, उससे बड़ा क्या था जीनस, उससे बड़ा क्या है फैमिली। The next category,
Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं बाबू, सिमिलरिटीज घटती जाती हैं. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. तो पूछता है कि ऐसा कौन सी कैटेगरी है जिसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों लेके चलते हैं, तो बाबू इस पे आप याद रखिएगा कि वो फैमिली है. क्या है? फैमिली. Among plant, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia, and Dhatura, are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis. Cat की फैमिली में डाला गया है. In the family Felidae, यानी कि कैट वेट की फैमिली जो है, जिसमें पैंथेरा, लियो, टिग्रिस सबको डाला गया है, उसको बोलते हैं फेलिडी. फेलिडी फेलिडी जो लास्ट में डी यही है, समझ जाओ फैमिली को वो कह रहा है. सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंसेस एज वेल. दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज. तो जो फेलिडी है वो कैट के लिए है, और जो सी फॉर कैनिडी है वो डॉग के लिए है. तो सी फॉर कैट मत याद रखना, सी फॉर डॉग याद रखना. तो कैनिडी किसके लिए है? डॉग की फैमिली है. चलिए नेक्स्ट. इसके बाद आता है ऑर्डर, यानी कि फैमिली के बाद क्या आ गया? ऑर्डर. यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स. सब वही बात है. ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, इट इज an assemblage of family, it is a group of family which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to, जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं बाबू, कैरेक्टर सिमिलरिटी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है. कोई कह दे कि ऑर्डर है और फैमिली है, इन दोनों में सिमिलरिटी के कैरेक्टर में सिमिलर आपस में ज्यादा किसमें है? तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सिमिलरिटी घटती जा रही है. तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें होगा? ऑर्डर में होगा, फैमिली से ज्यादा. ठीक है ना? द सिमिलर ये हो गया. अब देखिए कुछ एग्जांपल दिया है इसमें. प्लांट फैमिली लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales. ठीक है ना? ऐसे याद रखना आपको, Polemoniales में आते हैं. Based on the floral character, the animal order Carnivora में कौन आएगा? Felidae आ जाएंगे. Canidae मतलब कि जो कुत्तों वाली है वो भी आ जाएगा, और जो बिल्ली वाले है मतलब टिग्रिस फिग्रिस सब आ जाएंगे उसमें, कार्निवोरा में. क्लास. This category includes related orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other order also. तो कई सारे ऑर्डर किस में आते हैं? क्लास में आते हैं. फाइलम में देखिए, क्लास comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. कई सारे क्या ऑर्डर्स मिल जाएंगे, कई सारे क्लास मिल जाएंगे तो फाइलम बना देगा. All these based on the common feature like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in. यानी कि जिसके पास नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, इन सबको कोडेटा में डाल दिया गया है. कोडेटा, ठीक है ना? इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन्ड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. तो फाइलम एनिमल के लिए होता है और डिवीजन प्लांट के लिए. Kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom, Animalia, in the classification system of animal. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups are animals and plant kingdom. समझ रहे हैं ना? सब कुछ सही है. चलिए, last 5 मिनट. The taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order. यहाँ देख रहे हैं, स्पीसीज के बाद जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, फिर उसके बाद देखिए फिर फाइलम है, डिवीजन है, फिर किंगडम है. The taxonomic category from species to kingdom have been shown, इसमें दिखाया गया है. यहाँ से देखिए क्या है. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in figure number 1.1. देखते हैं, अभी देख लेते हैं. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from, देखिए ध्यान से, जैसे हम नीचे से ऊपर यानी कि लो से हायर हायरार्की में जा रहे हैं, कैटेगरी में जा रहे हैं, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक घट रहा है. क्वेश्चंस बनते हैं और इसको आप लोग बहुत ही मद्देनजर ध्यान में रखेंगे. More higher the category, greater the difficulty of determining the relationship to the other taxa as the same level. Hence the problem classification become more complex. कह रहा है कि जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ही डिफिकल्ट है कैरेक्टर्स को खोजना, कॉमन कैरेक्टर को खोजना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है. इसलिए दिक्कत कहाँ आएगी? किंगडम, यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कत है किंगडम में क्लासिफिकेशन करने में. चलिए इसको याद कर लीजिए सब लोग.
मैंने कैसे याद किया था अपने जब मैं प्रिपरेशन करता था, ध्यान से देखेंगे। चलिए, मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस होमो, और स्पीसीज सेपियंस, फैमिली होमिनिडी, ठीक है ना, होमिनिडी, और ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, कॉर्डेटा। ये तो ह्यूमन का है, बहुत आसानी से आ जाता है। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, इसका जीनस मस्का हो गया, डोमेस्टिका स्पीसीज हो गया, मस्कीडी इसकी फैमिली हो गई, डिप्टेरा ऑर्डर हो गया, क्लास इंसेक्टा हो गया, फाइलम आर्थ्रोपोडा सबको पता है। चलिए, मैंगो, मैंगो याद करिए इसको ध्यान से। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा हो गया, तो हमने इसको याद किया था आम, ध्यान समझेंगे, आम की फैमिली अनार, क्या याद करेंगे बाबू, आम की फैमिली क्या होगी, अनार। अनार से क्या रखना है, एनाकार्डियेसी, ध्यान समझना, मैंगो की जो फैमिली है वो क्या है, एनाकार्डियेसी। तो ट्रिक याद रखेंगे, आम की फैमिली अनार, और ऑर्डर सांप, और ऑर्डर क्या होगा, सांप, ऑर्डर क्या होगा, सांप, ऑर्डर में सांप मतलब सेपिंडेल्स, सेपिंडेल्स, तो याद रखेंगे आम की फैमिली अनार, और ऑर्डर क्या हो गया, सांप मतलब सेपिंडेल्स, ठीक है। और सबको पता है जो क्लास होता है ये डाइकॉट, डाइकॉट के होते हैं, और ये एंजियोस्पर्म है, ये सबको नॉर्मली पता होता है। मेन दिक्कत आती है ऑर्डर और फैमिली क्लास, ये सब ऑर्डर और फैमिली में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ट्राइटिकम एस्टिमम व्हीट का है, ट्राइटिकम क्या होगा इसका, जीनस, देखिए पोएसी, पोएल्स, दोनों नाम एकदम सेम लग रहा है, तो फैमिली पोएसी है बाबू, किसकी, व्हीट की, और इसका ऑर्डर क्या है, पोएल्स, ठीक है ना। तो ये वाला याद रखेंगे, आम की फैमिली अनार, और ऑर्डर क्या होगा, सांप। यहाँ से एनसीईआरटी खत्म है कहानी, ये न्यू सिलेबस आपका जो है उसमें अपडेट हुआ है, ये नहीं आ रहा है, यहीं तक आएगा। तो सभी लोग देखिए, शाम हो रहा है इस समय, 6:15 बज रहे हैं। ये रिकॉर्ड मैंने मॉलिक्यूलर के बाद किया, मॉलिक्यूलर सुबह किया था, ठीक है, दिन में क्लास भी लिया, तो इतना एफर्ट किया जा रहा है, आप लोग प्लीज इसको देखें, और एनसीईआरटी लेके बैठ के देखेंगे सारे, ये देखना टेस्ट, ये वीडियो देखिए, टेस्ट में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब हो जाएंगे एकदम दावा, क्योंकि सारे एनसीईआरटी से मैंने लाइन से दिए हैं। तो अब नेक्स्ट कल वीडियो जो मैंने बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर का लास्ट वीडियो होगा, उसमें ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन, एचजीपी, और लास्ट होगा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। तो सभी लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट जरूर करेंगे सब लोग, कैसा लगा इसको, आगे और चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू।